6 चरण का नामांकन बाकी है और इन दलों के साथ या इन लोगों के साथ, इन नेताओं के साथ ऐसा नहीं है कि इनको किसी से इजाजत लेने की जरूरत है। ये खुद ही अपने आप निर्णय कर। एक तरफ जहां मुकेश सहनी को इस बात का भरोसा था कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ समझौता कर लेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें कोई भाव नहीं दिया। एक तरफ जहां मुकेश सहनी को इस बात का भरोसा था कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ समझौता कर लेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें कोई भाव नहीं दिया। मुकेश सहनी को भी जाने दिया। अब क्या अंदर में हुई थी सेटिंग गेटिंग, ये तो वही बताएंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं भारत लाइव। आज हम बात करने वाले हैं मुकेश सहनी, पशुपति पारस और पप्पू यादव की ये जो 3 की तिकड़ी है, क्या बिहार की सारा जो खेल है पार्टियों की वो बिगाड़ सकती है और अंदर खाने गुप्त सेटिंग क्या कुछ हुई है। हम भीतर की बात करेंगे और भीतर की बात पर ज़्यादा रोशनी देंगे। हमारे साथ बाबा भी हैं। बाबा जी, बिहार में इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है और ख़ास करके सहनी, पशुपति पारस और पप्पू यादव जो ये तीनों की गुट है, क्या ये गुट बनाकर पूरी समीकरण को बिगाड़ देंगे? देखिए, अभी तक ये अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि तीनों एक साथ हो गए हैं, लेकिन आप जानते हैं कि मरता क्या नहीं करता जी। एक पुरानी कहावत हमारे यहाँ है। दोनों ही गठबंधन में कहीं ना कहीं इन तीनों के साथ, इनफैक्ट कि और भी कई लोग हैं जिनके साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया है या उनमें ये क्षमता नहीं आकी गई है कि वो कुछ कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये कहीं ना कहीं आने वाले 2024 के चुनाव में जब मतदान शुरू होगा तो ये बड़ा गेम प्लान को रच सकते हैं और पलट भी सकते हैं। हम इसलिए ये बात कह रहे हैं कि आपको पता होगा कि जब 5 सांसदों के साथ पशुपति कुमार पारस लोक जनशक्ति पार्टी से अलग हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी ने दोनों हाथ बढ़ा करके रेड कारपेट बिछा करके उनको स्वागत किया था। बिल्कुल। अब इस पूरी प्रक्रिया में कहीं ना कहीं पशुपति कुमार पारस बाहर है। हालांकि उनकी टीम भी पूरा मजबूत नहीं दिख रही है, लेकिन कुछ ऐसे नाम हैं जिन नामों को अभी भी पारस के साथ जोड़ करके आप देख सकते हैं। और पशुपति कुमार पारस को ये माना जा रहा है कि उनमें बहुत ज़्यादा क्षमता नहीं है, लेकिन आप इतना समझ लेना कि एक चींटी काटेगी तो थोड़ा दर्द तो जरूर होगा ना। भले ही वो घाव नहीं हो या उससे आप तकलीफ होगा थोड़ी देर, लेकिन थोड़ी देर के लिए जरूर काटेगी तो थोड़ा आपको तकलीफ होगा और उसको नोच कर फेंकना चाहेंगे। 2 ही स्थिति हो सकती है। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि पशुपति कुमार पारस ने अभी तक ये घोषणा नहीं किया है कि वो करने वाले क्या है, लेकिन इतना मान के चलिए कि पशुपति कुमार पारस अगर अंतिम समय में, चूंकि अभी चुनाव की पहली सीढ़ी शुरू हुई है, अभी सिर्फ नामांकन शुरू हुआ है पहले चरण का, अभी 6 चरण बाकी हैं। 6 चरण का नामांकन बाकी है और इन दलों के साथ या इन लोगों के साथ, इन नेताओं के साथ ऐसा नहीं है कि इनको किसी से इजाजत लेने की जरूरत है। ये खुद ही अपने आप निर्णय कर सकते हैं। तो पशुपति कुमार पारस ने यदि विद्रोह कर दिया तो आप सीधी तौर पर समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान पहुंचाएंगे ये तो अलग बात है, लेकिन 2 लोगों को नुकसान तो जरूर पहुंचा सकते हैं। पहला नुकसान नीतीश कुमार को, क्योंकि नीतीश कुमार सबसे कमजोर कड़ी इस बार नजर आ रहे हैं एनडीए में। दूसरा चिराग पासवान को। चिराग पासवान को हाजीपुर में वो नहीं हरा पाए, मान लेते हैं, लेकिन उनके जो बहनोई खड़े हैं जमुई में, उसके विरुद्ध तो काम कर सकते हैं ना। हाँ। उसके अलावे आप देख लीजिए कि समस्तीपुर में काम गड़बड़ा सकते हैं ना। इसके अलावा आप वैशाली की बात कर लीजिए, वहाँ काम गड़बड़ा सकते हैं ना। खगड़िया में काम गड़बड़ा सकते हैं ना। और अभी तक ये तय नहीं किया है चिराग पासवान ने कि इन तीनों सीटों पे वो किसे देने जा रहे हैं। विद्रोह चिराग पासवान का भी जमकर हो रहा है, खगड़िया में स्थानीय को लेकर के हो रहा है। वैशाली की बात करें तो ये कहा जा रहा है कि जब आपने ये वादा किया था जनता के सामने कि इन सब किन्हीं लोगों को, ऐसे लोगों को हम साथ नहीं रखेंगे जो हमारे साथ छल किए हो या हमारी पार्टी को, हमारे पिता के जो बनाए हुए एम्पायर है उसको ध्वस्त किया हो, तो फिर अगर बीना देवी को देते हैं तो वहाँ भी हंगामा होगा। यदि आप समस्तीपुर में किसी ऐसे उम्मीदवार को बाहर से ले जाकर के खड़ा कर देते हैं या किसी राजनेता को देते हैं तो ऐसी स्थिति में भी आपको इस पर सोचना पड़ेगा। आम लोगों को देने का और एक नए धारा की शुरुआत करने का आपने सोचा था। खगड़िया की बात वही है। खगड़िया में आप अगर नहीं दे रहे हैं महबूब अली कैसर को तो किसे दीजिएगा? वहाँ के लोकल को देने के लिए दबाव पड़ रहा है। वहाँ के लोकल कई नेता हैं जो सामने खड़े हैं, कई लोगों का नाम हमने बताया है। अब तो वो समय निकल गया है जिसमें हम नाम बताएं। बिल्कुल। अब तो फैसले की घड़ी आ गई है। लेकिन यदि जिस नाम को सबसे ज़्यादा चलाया जा रहा है, किसी स्वर्णकार की बात की जा रही है, राजेश वर्मा या समथिंग नाम है उनका, अगर उनको देते हैं तो पहले से खगड़िया में विद्रोह चल रहा है। और खगड़िया चूँकि रामविलास पासवान का पैतृक निवास है,
तो ऐसी स्थिति में भी समस्या होगी। तो एक तरफ जहां पारस, प्रिंस, महबूब अली कैसा, सूरजभान सिंह जैसे नेता जो हैं कष्ट दे सकते हैं, तो वहीं अरुण कुमार भी विद्रोही हो गए हैं जो बहुत समय तक रहे हैं, तो ये भी साथ में रहे हैं। निश्चित रूप से ये भी घाटा कर सकते हैं। बात अगर सहनी की करें तो मुकेश सहनी भी कमतर मत आंकिएगा, उनके पास भी वो दावा करते हैं कि 14-15% उनके पास वोट है। ठीक है, आपने राजभूषण चौधरी को दे दिया जो कि उन्हीं की पार्टी से आए हैं, उनके पार्टी के कभी सब सर्वे सर्वा हुआ करते थे, उनको आपने मुजफ्फरपुर से टिकट दे, लेकिन मुजफ्फरपुर के अलावे कई ऐसे सीटें जिसमें खगड़िया है, सुपौल है, कटिहार है, माफ़ कीजिएगा, जो मुजफ्फरपुर के अलावे खगड़िया है, झंझारपुर है, दरभंगा है, इन सब सीटों पे या फिर सारण की कुछ सीटों पर आप कह सकते हैं, या फिर आप चले जाइए बक्सर के तरफ, तो यहाँ कहीं ना कहीं मुकेश सहनी डैमेज कर सकते हैं। और मुकेश सहनी ये प्लानिंग पहले से करते आ रहे हैं। एक तरफ जहाँ मुकेश सहनी को इस बात का भरोसा था कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ समझौता कर लेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें कोई भाव नहीं दिया। दूसरी तरफ वो महागठबंधन की तरफ देख रहे थे, लेकिन महागठबंधन में भी 2020 में जिस तरह से हुआ, जो कुछ भी अंतिम क्षण में हुआ, वो भी घाटे का सौदा हुआ। एक तरफ जहां मुकेश सहनी को इस बात का भरोसा था कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ समझौता कर लेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें कोई भाव नहीं दिया। बीच मीटिंग में उठ करके उन्होंने कहा था कि मेरे पीठ में छुरा भोंका गया है। तो इसको लेकर के, लेकिन आप मुकेश सहनी को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। एक पार्टी के रूप में, एक नेता के रूप में मुकेश सहनी ने अपना स्थान बना लिया है और गंगाजल लेके क्रिया खिलवा रहे हैं। सन ऑफ मल्लाह के नाम से जाने जाते हैं। गंगाजल लेके क्रिया खिलवा रहे हैं, इतना सब कुछ कर दिया, तो आप समझ सकते हैं ना कि उनके पास भी कोई क्षमता तो होगी। कुछ नहीं करेंगे, 10-10 हज़ार वोट जो कि मिनिमम कहा जा रहा है। अब तक जो चुनाव उन्होंने लड़ा है, अच्छा खासा वोट लाया है, सबसे कम 10,000 वोट है उनका। तो 10-10 हज़ार वोट भी अगर काट देते हैं तो कहीं ना कहीं मुश्किल तो पैदा करेंगे ना। बिल्कुल। अगर मान लीजिए कि एक लोकसभा में 6 विधानसभा है, उसमें 3 में भी 10,000 काटे तो 30,000 तो कम कर दिए, बाकी का काम करने के लिए ही हैं बाकी के लोग। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से दिक्कत हो सकती है। सबसे बड़ी समस्या आप पप्पू यादव खड़ी कर रहे हैं। पप्पू यादव को उनकी पार्टी विलय करवा दिया गया, उनको कहीं का नहीं छोड़ा गया, और अब पप्पू यादव कहीं के नहीं रहे। जिन जिन सीटों पर उनकी संभावना थी, उन सारी संभावनाओं को कल समाप्त कर दिया गया, और इसका जवाब भी किसी के पास नहीं था। न तो राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से किसी ने जवाब दिया कि पप्पू यादव को क्यों दरकिनार किया गया, न इसका जवाब अखिलेश सिंह के पास था। अगर अखिलेश सिंह के पुत्र चुनाव में खड़ा हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या माना जाए? इसके मायने आप समझ सकते हैं कि क्या इसके मायने हैं कि अपने पुत्र को बचाने के लिए एक तरफ जहां अखिलेश सिंह, दूसरी तरफ लालू प्रसाद ने अपने पुत्र को बचाने के लिए, और इतना 17 महीने का किया धरा, जो तेजस्वी यादव दम्भ भरते हैं कि 17 महीना हमने क्या कर दिया, नौकरी दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये सारा जो है एकदम समतल जमीन हो जाएगा। और इसका फायदा किसको मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, एनडीए को मिलेगा। ऐसी स्थिति में ये तीनों जो हैं, जहां एक तरफ डैमेज करते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक किसी न किसी खेमे को पूरी तरह से ध्वस्त करते हुए नजर आ रहे हैं। परिस्थितियां जो भी रही हों, 2020 में अगर अभी भी अगर आप देख लीजिए, हमने कल भी खबर में बताया था कि लालू प्रसाद इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि पशुपति कुमार पारस, ये आपको मुकेश सहनी और पप्पू यादव, ये 3 बाहर हैं। तो पप्पू यादव को तो आप किनारे कर ही चुके हैं, अब मुकेश सहनी और पशुपति कुमार पारस को भी अपने साथ नहीं रखते हैं, तो ये मान के चलिए कि ये आपके वोट बैंक को भी, जहां आप मजबूत होइएगा वहां प्रभावित करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि 2020 में जो आपने जल्दबाजी हो गई कर दी, या हो सकता है कि 2020 में आपने कमतर आंक करके मांझी को छोड़ दिया, जाने दिया, आपने उपेंद्र कुशवाहा को जाने दिया, आपने अंत में मुकेश सहनी को भी जाने दिया। अब क्या अंदर में हुई थी सेटिंग गेटिंग, ये तो वही बताएंगे, लेकिन जिस तरह से जाने दिया वो साफ कहीं ना कहीं बता रहा है कि ये पूरा का पूरा मामला फंसा हुआ है। अब ऐसी स्थिति में एक बात तो साफ मान के चले, कन्हैया कुमार भी इसमें एक फैक्टर है। तो एक तरफ जहां सहनी मुजफ्फरपुर, खगड़िया, झंझारपुर, दरभंगा, सारण और बक्सर जैसे क्षेत्रों में प्रभावित कर रहे हैं, और इन क्षेत्रों में आप समझ लीजिए मुजफ्फरपुर में भाजपा लड़ रही है, खगड़िया चिराग पासवान की टीम लड़ रही है, झंझारपुर में नीतीश कुमार है, दरभंगा चले जाइए तो फिर से भाजपा है, उसके बाद सारण चले जाइए फिर से भाजपा है, यहाँ आइए बक्सर तो फिर से भाजपा है। यानी अधिक सीटों पे भाजपा डैमेज हो रही है। और अगर ये इनको मुकेश सहनी को अपने पक्ष में ले लेती है महागठबंधन, तो ऐसी स्थिति में उसका एक वोट बैंक बढ़ेगा, जितना भी ट्रांसफर करा लें वोट बैंक बढ़ेगा, तो लड़ाई और कड़ी हो जाएगी। पप्पू यादव की बात करें तो कई क्षेत्रों को प्रभावित करेंगे, उन्होंने अनाउंस भी कर दिया है कि वो पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे, तो निश्चित रूप से वो घाटा किसका करेंगे?
महागठबंधन का करेंगे। तो महागठबंधन घाटा करेंगे तो निश्चित रूप से समझ लीजिए कि एक तरफ से जहाँ पूर्णिया वो खुद खड़े हो रहे हैं, मधेपुरा में भी वो डैमेज करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वो भी उनका गढ़ रहा है। बात करें सुपौल की तो वहाँ उनकी पत्नी रही हैं, यहाँ भी वो चुनाव लड़ना चाह रहे थे तो यहाँ भी डैमेज करेंगे। कटिहार और किशनगंज भी प्रभावित होगा ही होगा। इस बीच में आप देखिए कि ओवैसी फैक्टर एक आ गया है। तो ये सारा सब कुछ मिलाकर के, इसके अलावे आप देख लीजिए कि अल्पसंख्यक समाज में आपने हिना साहब को किनारे कर दिया, ये भी एक फैक्टर है। यानी कि अगर पप्पू यादव, मुकेश सहनी और पशुपति कुमार पारस को आप अपने पक्ष में नहीं रखते हैं तो आपकी लड़ाई कमज़ोर होती नज़र आ रही है। और जो भारतीय जनता पार्टी बार बार दावा कर रही है 40 में 40, लगभग आप मान के चलिए कि उस स्टेज पर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये करते क्या है, इनका फैसला क्या होता है। सहनी, पारस और पप्पू का तो फैसला हो ही गया है। इन दोनों के, सहनी और पारस के फैसले पर बहुत कुछ टिका हुआ है। क्या ये विद्रोह करेंगे, चुनाव लड़ेंगे या किसी के साथ खड़े होंगे, ये अलग देखने वाली बात होगी। पशुपति पारस को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि राजद में चले जाएंगे, लेकिन अगर संजय सिंह का बात करें तो संजय सिंह का बयान निकल के पशुपति पारस के लिए आया था कुछ दिन पहले कि वो तो बल्ब है, फ्यूज हो चुका है, फ्यूज बल्ब है, अब उनमें वो ताकत नहीं बचा है। तो क्या जो पहले ही सिलेंडर कर दिया, जो उनका कहना है, तो वैसे लोगों को राजद अपनी टीम में शामिल करेगी? देखिए, जो अभी वर्तमान राष्ट्रीय जनता दल है उसमें 2 धारा चल रही है। एक तो लालू प्रसाद वाला धारा है जो कि पूरा एक्टिव हो गया है इस चुनाव में, लेकिन दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि लालू प्रसाद कोई ऐसा फैसला ना कर लें जो फैसला पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए घातक हो जाए। तो ऐसी स्थिति में एक टीम जो है वो तेजस्वी यादव के सपोर्टरों की टीम काम करना शुरू कर दी है, और वैसी चीज़ों को जो नहीं उसका एक्सेप्ट करना है उस पर अटैकिंग मोड में आ जाती है। जैसे आपने अभी कहा कि सुनील सिंह की बात, आपने बताया विश्वकुमार में सुनील सिंह ने ये बात कहा था कि बल्ब फ्यूज हो चुका है, उनमें अब क्या बच गया है, फूके हुए कारतूस हैं। ये सब बातें कह करके उन्होंने एक तरह से लालू प्रसाद को ये संदेश दिया था कि पशुपति कुमार पारस में बहुत कुछ नहीं है। लेकिन क्या पशुपति कुमार पारस और प्रिंस राज, महबूब अली कैसर, सूरजभान सिंह में इतना भी ताकत नहीं है कि वो 1-2-3% वोट इधर उधर कर लें? और आप जानते हैं कि चुनाव में वही 1%, 2% वोट जो है आपको सत्ता तक पहुंचाता है। तो निश्चित रूप से ये एक मामला तो बनता ही है। वहीं अगर बात करें सहनी की, तो सहनी के लिए भी ऐसी ही बातें कही जा सकती है। सहनी को भले ही एक्सेप्ट करने या डर रहे हो तेजस्वी यादव, लेकिन अब वो समय, राजनीति में बहुत कुछ होता है। आपको नीतीश कुमार ने 17 में छोड़ा, आपने फिर 2022 में नीतीश कुमार को अपनाया ना जी। तो उसी तरह से ये राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त और दुश्मन नहीं होता है। ऐसी स्थिति में इन दोनों का जो फैक्टर है, और खास करके पप्पू यादव का फैक्टर भी जुड़ गया, कन्हैया कुमार को लेकर के भी काफ़ी लोग नाराज हैं, परेशान हैं। तो ऐसी स्थिति में महागठबंधन को ये फैसला अगर ले लेती है अंतिम समय में, और ये फैसला ले लेते हैं कि हम महागठबंधन के साथ आ जाएंगे कुछ मुद्दों पर समझौता, चूँकि 26 सीटें रख करके अभी भी राष्ट्रीय जनता दल इंतजार में है कि कोई फैसला किया जा सकता है। मुकेश सहनी को अभी भी लग रहा है कि 2 सीट अभी भी बहुत सारी सीटें, जैसे मुजफ्फरपुर में कांग्रेस के खाते में गया है, यहाँ से अभी तक उम्मीदवार फाइनल नहीं हुआ है, तो ये भी एक सीट है। बात खगड़िया की करें, अदला बदली देखने को मिल सकता है। निश्चित रूप से देखने को मिल सकता है। बात आप कर लीजिए तो दरभंगा की, दरभंगा में भी अभी बहुत कुछ फैसला होना है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इशारा कर रही हैं कि मामला बदल सकता है और अंतिम समय में ये खेल बिगाड़ सकते हैं अगर गुप्त सेटिंग हो जाए तो। जी हाँ, भीतर की बात में किस तरीके से आगे पशुपति पारस हों, पप्पू हों और मुकेश सहनी है, अगर एक होते हैं और अंदर खाने इन तीनों की सीटिंग हो जाती है तो किस तरीके से ये पूरी बिहार की जो समीकरण है उसे बिगाड़ सकते हैं, खेल बिगाड़ सकते हैं। और ये खेल जब बिगड़ेगा तो दोनों महागठबंधन के साथ साथ एनडीए के लिए भी झटका होगा, क्योंकि ये दोनों अगर ये तीनों एक साथ आएंगे तो ये जो 2 बड़ी पार्टियां हैं बिहार में, इनके लिए खतरे की घंटी जो है वो बजते हुए नजर आएगी। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा भारत लाइव के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।